बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम रेड ज़ोन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मतीन हैदर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम और आदाब। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी तज्ज़ियाकार मज़हर बल्ला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, हमारे इस वतन पर अपनी रहमतों के साए रखे, यहाँ खुशहाली हो और लोगों के आंगनों में खुशहाली आए, ताकि पाकिस्तान से गुर्बत के डेरे कहीं दूर जा बसें। मतीन हैदर साहब, क्या ख़बरें हैं? जी मज़हर बल्ला साहब, आज जो है हाँ ख़ासा हैवी दिन रहा और एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, यकीनी तौर पे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो ये है कि कराची का जो वाक़या था गुज़िश्ता माह का, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और आज उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया गया है। ये एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया और इसके ऊपर आपसे आपकी राय जानेंगे कि पाक फ़ौज ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मज़ीद आगे क्या। इसके साथ साथ मज़हर बल्ला साहब, एक ख़ारजा अमूर के महाज पे अहम ख़बर है और वो बड़ी ख़बर है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और वो कल पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। इस पर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आलमी सतह पे जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उसके तनाज़ुर में ये दौरा कितना अहम है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगर आप पूछते हैं तो बहुत अहम ख़बर है कि हमारे अरकान पार्लियामेंट के जो असासों की तफसीलात हैं वो सामने आ चुकी हैं और उनकी बहुत मुफस्सल तफसील आई है कि उनके पास जिसे कहते हैं मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कितनी है, कितने करोड़ हैं, कितने अरब हैं, कई उसमें से खरबपति हैं। तो इसके ऊपर आपसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके जो असासा जात हैं, उनकी जो दौलत है, उनकी जो अमारत है, क्या दुनिया के दीगर ममालिक में भी अमारत और दौलत सियासतदानों का वही हिसाब किताब होता है और ये दौलत और अमारत क्या सियासत में आने के बाद बढ़ती है या उससे पहले। और उसके साथ साथ यकीनी तौर पे अमरीकी सदर जो नौमुंतखब सदर हैं जो बाइडन, उनके सलाह मशवरे जारी हैं, उन्हें कुछ मसाइल भी दरपेश हैं, उस पर भी बात करेंगे। और क्विकली आपसे ये भी पूछेंगे जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़ा था उसका इख्तिताम हुआ और आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के सामने बिलाखिर सरेंडर कर दिया। ये अहम तरीन मौज़ूआत हैं। कराची इंक्वायरी, पाक फ़ौज ने अपना वादा पूरा कर दिया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आर्मी चीफ़ ने जो वादा किया था वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और दो सीनियर तरीन अफसरान, एक रेंजर्स के और दूसरे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के, उनको उनके ओहदों से सुबुकदोश कर दिया गया और कहा गया कि उन्होंने जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया जो बिला जवाज़ था, यानी अनवारंटेड था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जो एलामिया जारी हुआ, कि उनके ऊपर जो कायद के जो मज़ार की बेहुरमती थी उस पर कार्रवाई करने के लिए बेइंतहा अवामी दबाव था। जी मज़हर साहब। देखिए, पाक फ़ौज ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, इंक्वायरी हो गई और मैं समझता हूँ, मेरा ख़्याल थोड़ा उलट है। मैं ये समझता हूँ कि बाबा कौम के हवाले से हर पाकिस्तानी जज्बाती है। जी, अब ये कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अफसरान सबको दोष हो गए, लेकिन अब सिविल इंतज़ामिया पर एक सवाल है कि जब कानूनी और आइनी तौर पर बाबा कौम के मज़ार की हुर्मत जो है वो बहुत अजीज़ है और वहाँ बेहुरमती करना जुर्म है, जी, तो क्या कराची की सिविल इंतज़ामिया, सिंध की सिविल इंतज़ामिया सिंध की पुलिस उस जी, बेहुरमती पे कोई मुकदमा बनाएगी, कोई कार्रवाई करेगी या क्या नहीं करेगी? ये सवाल अब सिविल इंतज़ामिया सियासी लोगों के सामने खड़ा है। कुछ सवालात इतवार की शाम कराची के साबिक मेयर जो हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने एक बड़े जलसा-ए-आम से, जलसा-ए-आम उनका बहुत बड़ा था जी, एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कई सवालात उठाए हैं और वो भी उसी मौका पर सवालात हैं। जी, इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, कराची में
APDM ने जलसा किया और ये एक ऐसा जलसा था जिसमें कराची के लोग नहीं थे। सिंध से लोग लाए गए थे। हाँ, और ये एक ऐसा जलसा था जिसमें कराची के मसाइल पर बात ही नहीं हुई और कराची की बदहाली का अगर इल्ज़ाम इमरान खान को देते हैं तो ये गलत है, इसलिए कि कराची पर और लोग हुकूमत करते रहे। अब मुस्तफ़ा कमाल की बहुत सी बातें जायज़ हैं, मैं समझता हूँ बड़े उन्होंने मौसर नकात उठाए उन्होंने। हाँ, उन्होंने कराची के अवाम की सही तर्जमानी की है, सही आवाज़ उठाई है। मसलन देखिए, कराची पाकिस्तान को 70% महसूलात देता है और कराची में बेरोज़गारी बढ़ रही है, कराची में बदअमनी है जी, कराची में पानी के मसाइल हैं, कराची में आलूदगी है, कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, कराची में खुराक के भी मसाइल हैं। और देखिए कराची में कितने वो मुस्तफ़ा कमाल साहब तो उस दिन जज्बात में आबदीदा हुए और कई औरतों को, मर्दों को मैंने देखा उस जलसे में, वो फूट फूट कर रो रहे थे जब मुस्तफ़ा कमाल ये फरमा रहे थे कि देखिए कराची के नौजवान माओं के लाडले, माओं के लाल बिजली का करंट लगने से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो उन्होंने ये जो बिजली है इस हवाले से भी बड़ी बातें की। तो कराची में देखिए मसाइल तो हैं जी। अब उन्होंने एक बात और देखिए, कोटा सिस्टम पे भी बात हुई। कराची के लोग जो हैं, कराची का नौजवान जो है वो बेचारा मुकाबले के इम्तहान में कोटे का शिकार हो जाता है, जबकि दही सिंध का जो नौजवान है जो पढ़ता कराची में है, जी बिल्कुल, लेकिन वो कोटे का इस्तेमाल कर लेता है डोमिसाइल की बुनियाद पर। अब जो कराची वसाइल देता है वो कराची पर तो कुछ ना कुछ लगने चाहिए जी। ये मुस्तफ़ा कमाल की जायज़ बातें हैं। और उन्होंने कहा कि उनके दौर में जो अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो भी तितर बितर हो गई और उनके दौर के बाद उन्होंने गुज़श्ता 12 साल पूरा उसका इजमाली नक्शा खींचा और उसमें कराची के मसाइल एक एक करके बयान किए हैं, मैं समझता हूँ। और दूसरी बात देखिए, मुस्तफ़ा कमाल ने एक और शानदार काम किया। मैं पाकिस्तान के बहुत से सियासतदानों के जलसे देख रहा हूँ, सियासी पार्टियों के जलसे देख रहा हूँ। हमारे लीडरान इल्ज़ामात की सियासत करते हैं जी। हमारे लीडरान गाली से सियासत का आगाज़ कर रहे हैं, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल हो रही है, अखलाकियात गायब हो गई हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने अखलाकियात का पास किया और उसने बताया कि हम बानियाने पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमें रहने दीजिए। हमारे शहर को आलूदा तरीन किसने बनाया, हमारे शहर को के ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निज़ाम किसने किया, बदअमनी किसने पैदा की वहाँ। उसने लाहौर की मिसालें भी दी कि हमें लाहौर में ये जो मेट्रो बस है ये अच्छी लगती है, ये कराची के लिए भी ये मंसूबा ऐलान हुआ था। ऑरेंज ट्रेन भी अच्छी लगती है, मगर कराची के लिए ऐसा नहीं। ग्रीन बस मंसूबा अच्छा, जो है वो। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने मतीन साहब जी तारीखी हवाले दिए कि जब पाकिस्तान बन रहा था कराची में ट्राम चलती थी। अच्छा, वाकई वो तस्वीरें कराची की देखें, नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले यकीन। बिल्कुल। मैं सफाई सुथराई भी थी, अमन व अमान भी था, कराची रोशनियों का शहर भी था और मज़हर बल्लाज साहब बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह कराची के दौरे पे आते थे और कराची में फ़िल्में शूट होती थीं। सर कराची इतना ज़बरदस्त शहर था और इसको वाक़तन ये मुस्तफ़ा कमाल की बात ठीक है कि इसको हुक्मरानों ने ख़राब किया। कराची पर हुकूमत करने वाले लोगों ने, या यानी सूबे की हुकूमत या वफाक की हुकूमत जो भी रही, मैं इस सियासत के चक्कर में तो नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को पता है कि किन की हुकूमतें रहीं और उन्होंने कराची पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कराची को ज़बान की बुनियाद पर तकसीम करके नए ज़िले बनाने की कोशिश की गई। तो हालांकि एक बात की मुस्तफ़ा कमाल ने कि मेरे जलसे में सिर्फ़ उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी नहीं,
मेरे जलसे में तो लालू खेत से भी लोग आए, मेरे जलसे में तो कटी पहाड़ी से भी लोग आए, मेरे जलसे में तो कराची के हर मोहल्ले से लोग आए, कुर्ब व जवार नाज़माबाद से भी बिल्कुल, आए। बिल्कुल। तो ये बात तो ठीक है। अब जी। मुस्तफ़ा कमाल ने जो काम किया था बतौर मेयर के, वो शानदार था। वो आज भी बिल्कुल याद है। इसी नुक्ते पे हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि पाक फ़ौज के इस इक़दाम से फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम किस कदर मज़बूत और शफ़ाफ़ है। इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में नाज़रीन फिर हाज़िर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम रेड जोन में खुश आमदीद। मज़हर बिल्लास साहब, कराची के वाक़े के ऊपर जो आज पाक फ़ौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो ओपन की है, और इसमें हमारे जो सिपह सालार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कानून की बालादस्ती और रवायात के पासदार हैं, और पाकिस्तान आर्मी का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो यकीनी तौर पर रवायात का पासदार है। जो कमिटमेंट की जाती है वो पूरी की जाती है। अपोजिशन अगरचे बहुत सारी बातें करे, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि कानून की बालादस्ती, और इसके साथ साथ जो ख़ुद एहतसाबी का एक निज़ाम है, जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मिलिट्री के अंदर चलता रहता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए जी, पाक फ़ौज कई हवालों से, इस पे तो बड़ी बात हो सकती है वैसे मतीन साहब, कई हवालों से मुमताज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो उसमें ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम बहुत मजबूत है, और कोई भी अफसर कानून से बालातर नहीं, सिपाही से लेकर जनरल तक। हाँ, और एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, एक बड़ी मजबूत आर्मी है। और फिर उनकी अगर आप पेशा वराना सलाहियतें देखें तो कितने सालों से जो मशक़ें हो रही हैं इंटरनेशनली, हमारी फ़ौजी जवान, हमारी फ़ौज फर्स्ट आ रही है, पहली पोजीशन ले रही है, और हमारी फ़ौज का शुमार दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से होता है। फिर आप देखिए कि जो UN मिशन कितने कंप्लीट हुए, उसमें जो पाक फ़ौज का किरदार था उसको हमेशा सराहा गया जी। और मुल्क के अंदर भी कोई आफत, कोई ज़लज़ला, कोई मुसीबत जब आती है तो हमारे फ़ौजी जवान आगे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान को एक तो सलूट करना चाहिए, दूसरा उनके जो सरबराह हैं जैसे कमर जावेद बाजवा हैं, इससे पहले जनरल राहील शरीफ थे, उससे पहले जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे, कियानी साहब थे। बिल्कुल। तो उसमें देखिए कि इन लोगों ने हमेशा खुद एहतसाबी को रवाज दिया है, और अपने बड़े से बड़े अफसर ने भी अगर कोई गलत काम किया है तो उसको उस इंसाफ के कटहरे में लाए हैं। जी, जनरल राहील शरीफ के दौर में कुछ करप्शन के केसेस सामने आए थे। जी हाँ जी, वो भरपूर कार्रवाई की गई, भरपूर कार्रवाई की गई। अभी देखिए, अभी जब बात हुई हमारे एक ब्रिगेडियर को सज़ा हुई, एक जर्नैल को हुई, तो गुजारिश ये है कि वहाँ सज़ा से कोई नहीं बच सकता। वो मेरा ख्याल है कि हमारे सिविल अदारों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए, खुद एहतसाबी की तरफ जाना चाहिए। मज़हर बिल्लास साहब, जो ख़ित्ते और ख़ारजा अमूर की सतह पे एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं जवाद ज़रीफ़ साहब, पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद तशरीफ़ ला चुके हैं, और कल वो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी क़यादत का अहम पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएँगे। आप कैसे देखते हैं जो अमेरिका में सियासी तब्दीली आई, जो ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिस तरीके से हमारे बाज़ इंतहाई करीबी ममालिक हमें आँखें दिखा रहे हैं, बाज़ इंतहाई करीबी ममालिक हमें आँखें दिखा रहे हैं, सूरत हाल बदल रही है। इस तमाम तर बदलती सूरत हाल में अफ़गानिस्तान है, उस तरफ आज़रबाईजान और आर्मीनिया का तनाज़ा है, इस तरफ हिंदुस्तान और चीन का तनाज़ा है, हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ कशीदगी है। कितना अहम दौर है, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने अहम हैं? देखिए, एक तो इस दौरे के आगाज़ में मैं ये कहना चाहता हूँ
कि हमारे जो आज़रबाईजान के बरादर मुसलमान हैं हमारे, जी। उनको बहुत मुबारक हो कि फतह का जश्न मना रहे हैं वो। उन्होंने फतह पाई और एक ऐसा इलाका जैसे कश्मीर है, जी ऐसा इलाका आज़ाद हुआ जिस पे गासबाना कब्ज़ा था आर्मीनिया का। एक ज़माने में आज़रबाईजान की मदद ईरान नहीं करता था और इसलिए आर्मीनिया को दलेरी पकड़ी गई। अब इस वक्त ये हुआ कि ख़ास तौर पर अच्छा, ईरान ने तो आर्मीनिया का साथ नहीं दिया, आज़रबाईजान का दिया होगा। वो तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर साथ दिया, आज़रबाईजान का साथ दिया, तो उनको फतह नसीब हुई और वो इस पे मशकूर भी हैं पाकिस्तान के। अब आ जाइए ईरान की तरफ। देखिए, ईरान से हमारे बड़े दरीना मरासम हैं, बरादराना भी हैं, दरीना भी हैं। हमारी सकाफ़त भी कहीं कहीं मिलती है, हमारी ज़बान भी कहीं ना कहीं मिलती है। देखिए, उर्दू के 50-60% अल्फाज जो हैं वो फ़ारसी के हैं, बिल्कुल, और फ़ारसी से हमारा बड़ा एक रिश्ता रहा, एक रब्ता रहा। अंग्रेज़ों की आमद से पहले यहाँ सरकारी ज़बान फ़ारसी ही हुआ करती थी, तो एक रिश्ता तो हमारा है ईरान से। और 80 की दहाई से पहले तक हमारी बड़े माहदे थे आपस में, RCD था तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का। फिर वक्त की रफ्तार ने उन्हें कहीं धकेल दिया, हमें कहीं धकेल दिया, और ईरान पर पाबंदियां भी लगीं। ईरान ने 40 साल मुश्किलात का सफ़र भी किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरानियों ने एक कौम होकर मुश्किलात का सामना किया। अब आप देखिए कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, उस पाकिस्तान की अहमियत का इजहार है कि ख़ित्ते में पाकिस्तान की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। ये ख़ित्ता जिसमें चीन है, जिसमें अफ़गानिस्तान है, जिसमें सेंट्रल एशिया है, जिसमें सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक हैं और हिंदुस्तान भी है। तो इस खित्ते में पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत से इनकार नहीं। तो इसीलिए जवाद ज़रीफ़ हमारी अस्करी हुकाम से भी मिलेंगे, हमारे सिविल सियासतदानों से भी मिलेंगे। और एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जवाद ज़रीफ़ यहाँ से दौरा मुकम्मल करके साउथ अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, वेनेज़ुएला और इन ममालिक की तरफ। उनके साथ ईरान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और उन मुल्कों को मुश्किल के वक्त में भी ईरान ने तेल की सप्लाई मुनक़ते नहीं होने दी। जी अब एक और मसला हो जाएगा कि ये ईरान का एक नया जेस्चर है दुनिया को, और इसी दौरान आपको पता है कि जो बाइडन बन गए प्रेसिडेंट अमेरिका के, और बाइडन जो हैं वो ईरान के बारे में ट्रंप से मुख्तलिफ पॉलिसी रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो मुख्तलिफ पॉलिसी जो है वो आइंदा नज़र भी आएगी, और हो सकता है कि बहुत से थिंक टैंक्स जो हैं वो सोच रहे हों कि अब मशरिक़ वस्ता में जो खेला जा रहा था वो अब शायद नहीं खेला जाएगा। अब इख्तिताम के करीब होगा। तो बिल्कुल इसी हवाले से आपने ज़िक्र किया कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के ऊपर जो असले और दिफा की पाबंदियाँ थी उनकी तजदीद नहीं हुई। कितना आप देखते हैं पोटेंशियल है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफा और सलामती के शोबे में तावन को बढ़ाने का? और जब आर्मी चीफ से वो मिलेंगे तो यकीनी तौर पे बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर भी बात होगी। बिल्कुल बात होगी और बात हुई भी है। अब गुजारिश ये है कि एक तो ईरानियों को ये साल बड़ा अच्छा रहा उनके लिए कि अमरीकियों ने उनकी पाबंदियां जारी रखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। उससे एक बात साबित हुई कि अमरीकियों का ग्राफ गिरा है, उनकी दुनिया पे जो चौधराहट थी वो कम हुई है, और दुनिया में कुछ नए चौधरी भी पैदा हो गए हैं। जी, तो उन नए चौधरियों में रूस भी है, ताकत के मराकज़ बदल गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो मगरब है वो कोशिश ये कर रहा है कि ताकत का मरकज़ एशिया ना बन जाए, लेकिन ताकत का मरकज़ एशिया बनने जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो है। तो एशिया में इन्हीं मुल्कों का किरदार अहम होगा, ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस का। इनके किरदार को तो फरामोश नहीं किया जा सकता। खास तौर पे चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में भी बढ़ रही है और ईरान के अंदर भी। सवाल आपसे ये है, नुक्ता आपसे ये जानना चाहूँगा कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मंसूबा मुकम्मल
वो सिर्फ पाकिस्तान इसलिए नहीं पहुंच पाई कि पाबंदियां ईरान के ऊपर थी। अब पाबंदियां हट रही हैं, वो इंतहाई जिसे कहते हैं गैर मामूली अहमियत का मंसूबा है। अब वो तकमील तक पहुंचता है तो आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में जो तवानाई की किल्लत है, जो बहरान है, आज सर्दियों की आमद देखिए है बिल्कुल, आप इसे कैसे देखते हैं? आप मतीन इस साहब, जी हमारा जो मसला है सबसे बड़ा वो एनर्जी क्राइसिस है। अगर ईरान से हमें गैस गैस मिल आ जाती जाती है। है, हमारा एनर्जी क्राइसिस दूर हो जाएगा, हमारे घरों के चूल्हे भी चलेंगे, हमारी सनतें चल सनत नहीं पड़ेंगी। चलेंगी। हमारी सनत जो बाहर शिफ्ट हुई थी वो मुल्क में आ जाएगी, और ईरान से फिर हमें एनर्जी सस्ती मिल रही है, जी हमें किसी और से लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक दोस्ताना मरासम में और मस्बत तक़वियत तब्दीली मिलेगी, आएगी, मज़ीद तक़वियत भी आगे मिलेगी, बढ़ेंगे। मस्बत भी। अब पाकिस्तान देखिए चावल पैदा करने वाला मुल्क है, ईरान में बहुत चावल खाया जाता है। हमारे यहाँ ईरान के साथ तो चूँकि हमारा बॉर्डर टच जी करता है तो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत हो सकती है। जी उस पे अगर हम अपने के ऊपर, हम अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर, राइस एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दें तो ख़ासी बेहतरी हो सकती है। इसके साथ साथ आगे अगर हम देखें, सियासत की बात करें तो एक इंतहाई, आपने जब पूछा था कि क्या खबरें, सियासी मंजरनामे पर मज़हर बल्लाज साहब बड़ी अहम खबर है कि अरकान पार्लियामेंट के एहसासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शाया कर दी हैं। अब वो हमारे अरकान पार्लियामेंट कितने गरीब कितने अमीर हैं, गुरबत तो कहीं नहीं नज़र आ रही। वज़ीर आज़म इमरान खान 8 करोड़ से ज़ायद रुपयों के एहसासों के मालिक हैं, और उनमें यह भी बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अंदरून और बैरून मुल्क कोई कारोबार और अपनी कोई ज़ाती गाड़ी नहीं। जब भी हम देखते हैं एहसासों की बात करते हैं तो टॉप लीडरशिप से शुरू करते हैं कि टॉप लीडर कितना अमीर है, कितना गरीब है, उसके एहसासे कितने। आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के सियासतदान जब इक़्तिदार में आते हैं तो एहसासे मुसलसल बढ़ते जाते हैं, और यकीनी तौर पर इस वक्त आपके सामने है कि नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके जब भी एहसासों में इजाफ़ा हुआ इक़्तिदार के दिनों में ही हुआ। तो इसके ऊपर बताइए कुछ। देखिए मैं 2-3 मिसालें दूंगा। पहले तो पाकिस्तानी सियासतदानों की बात करूं, पाकिस्तान में गरीब आदमी सियासत नहीं करता। पाकिस्तान में सियासत दौलत का खेल बना दिया गया है। और दूसरी बात ये जो एहसासों वाली है, इसमें पाकिस्तानी सियासतदान झूठ बोलते हैं। अभी भी कुछ एहसासे छुपाए हैं। नहीं, छुपाने नहीं, ना भी छुपाएं। इस कप की अगर कीमत 20 रुपये है तो हमारा सियासतदान कहता है 2 रुपये है, तो कीमत कम बताते हैं। अब ये वैल्यू कम बताइए। जो वज़ीर आज़म ने 8 करोड़ का बताया, आपको पता है कि 8 करोड़ से ज़ायद तो उनकी ये ज़मीन होगी बनी गाला वाली, और फिर उनकी लाहौर में कारोबार हैं, लाहौर में घर भी है जी, घर भी है, प्लाजा भी है जी, और वो तो अरबों रुपए की मालियत और खानेवाल में 2 मुरब्बा ज़री ज़मीन भी है। मियाँ वाली में भी घर का कोई हिस्सा आता होगा। जी। तो गुजारिश ये कि हमारे सियासतदान या तो पूरे एहसासे नहीं बताते, तो या अगर बताएं तो बहुत कम कीमत पे बताते हैं। लेकिन जो मैं मिसालें देना चाहता हूँ, आप देखिए ये हमारे साथ चीन के सदर हैं, शीपिंग, क्या जायदाद है उनकी? कुछ नहीं। जो बाइडन का आजकल बहुत जिक्र है, कुछ ये बताते जाइए। मैं बाइडन का भी बताता हूँ जी। ईरान में अहमदी निजाद बहुत सादा ज़िंदगी गुजार सादा ज़िंदगी, छोटे से घर में जी, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी। बाइडन का सुन लें जी। बाइडन जब नायब सदर था तो बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, माय गुडनेस, अपना घर बेचने चला। कसम पुरसी की ज़िंदगी थी। ठीक है जी। जो नायब सदर हो अमेरिका का और बच्चे के इलाज के लिए अपना घर बेचने जा रहा हो, और फिर ओबामा को पता चला कि बाइडन तो घर बेच रहा है, उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट से तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए कि इलाज कराओ, घर ना बेचो। पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सियासतदानों के एहसास से इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम रेड जोन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनके असासाजात किसी के तो करोड़ों में आ रही है, और ख़ास तौर पर नूर आलम ख़ान जो हैं वो 3 अरब 20 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ख़ान जो एक इंतहाई जिसे कहते हैं बहुत टॉप की पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ 1 अरब 21 करोड़ रुपए के असासाजात। मज़हर परलाज साहब, स्विट्ज़रलैंड में हम जाएं तो स्विस पॉलिटिशियंस हमें वहाँ की मेट्रो ट्रेन के ऊपर सफ़र करते हुए नज़र आते हैं, कैब लेते हुए नज़र आते हैं। डेनमार्क के पॉलिटिशियंस देखिए, नीदरलैंड के पॉलिटिशियन देखिए, नॉर्वे के अंदर हम देखें, जर्मनी की इंतहाई जिसे कहते हैं आयरन लेडी एंजेला मर्कल रही हैं, वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारती रही। तो यूरोप के अंदर हम देखते हैं, जो बाइडन की मिसाल आप दे चुके हैं, आखिर हमारे पॉलिटिशियन में ये सादगी, ये इनकसारी, ये दौलत से दूरी, ये कब आएगी? जो बाइडन की मिसाल दे चुके, मैं रिचर्ड बाउचर की मिसाल भी देना चाहता हूँ। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो कैब से उतर रहा है, रिचर्ड बाउचर, ठीक है, और यहाँ उसका कितना चर्चा हुआ जी, करता था। बड़ी बदकिस्मती है मतीन साहब कि हमारे यहाँ सियासतदानों ने दौलत की दौड़ लगा रखी है, और बाइस शर्म ये बात है कि आपके पास खुद तो अरबों की दौलत है, और आपके मुल्क में बहुत सी बेवाएँ, बहुत से यतीम बच्चे, बहुत से गरीब लोग बग़ैर खाना खाए सो भी जाते हैं। वो फ़ीसों के ना होने की वजह से तालीम नहीं मुकम्मल कर पाते, मेडिसिन ना होने, बर वक्त इलाज ना होने के बाइस मर जाते हैं, और बहुत से बच्चों को स्कूल नसीब नहीं होता, इलाज नसीब नहीं होता। तो एक तो ऐसी दौलत से खुदा बचाए, ऐसी दौलत नहीं होनी चाहिए लोगों के पास, और मैं समझता हूँ ये जुल्म की अलामत है। ये दौलत पाकिस्तान, क्या इसका कोई एहतसाब नहीं है? पूछा जाए कि ये आपने इतना पैसा कहाँ से बनाया? अक्सर हम देखते हैं कि जब ये इनका पस मंज़र देखा जाता है तो वो बहुत हम्बल है, बहुत आजिज़ी वाला, लेकिन कुछ अरसे बाद सियासत में करोड़ फिर अरब फिर खरब। जब पूछा जाता है तो कहते हैं ये सियासी मुकदमात बन गए हम पे, जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई। और जमहूरियत इस तरह ख़तरे में थोड़ी पड़ती है कि आप लोग दिन रात दौलत इकट्ठी करने में लगे रहें। यकीन कीजिए, अगर इस मुल्क में लूट मार ना हो और इस मुल्क में इतनी दौलत है कि यहाँ कोई शख्स गरीब नहीं रह सकता, यहाँ का अगर ज़कात का निज़ाम ठीक कर दिया जाए, यहाँ दौलत की तकसीम ठीक हो, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर कर लिया जाए, तो यहाँ कोई गरीब आदमी नहीं रह सकता। मतीन साहब, ये सिर्फ इनकी वजह से है। और फिर देखिए कि इंटरेस्ट क्लैश करता है, फिर भी ये लोग वजारत, मसलन आपने उमर अयूब का नाम लिया जी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, बहुत बड़ी सनतकार, एनर्जी सेक्टर के वजीर और एनर्जी फराम करने वाले इदारे इनके हैं, इनके फैमिली में हैं। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं। मसलन मियाँ नवाज शरीफ साहब को बिज़नेस छोड़ देना चाहिए था, मगर उनका बिज़नेस बढ़ता गया, और तो उससे किनारा का और इसहाक डार के बच्चों का भी बढ़ता गया। जब उनसे किसी सहाफ़ी ने पूछा तो उसने कहा जी वो हमारे बच्चों की कमाई में अल्लाह बरकत डाल देता है। तो ये बरकत जो है, देखिए अब आप हम किसी के बाप दादा को गिनवाना शुरू करें तो किसको नहीं पता कि कौन साइकिलों को पंक्चर लगाता था और क्या करता था, कौन लोहे की भट्टियाँ जो है उस पर काम करता था। तो गुजारिश ये है कि इन लोगों ने बिल्कुल डिठाई से मुल्क को लूटा है, मुल्क की दौलत को लूटा है, नहीं लूटना चाहिए, और इतनी दौलत नहीं रखनी चाहिए। मुसलमान रहनुमाओं की निशानी है कि वो दौलत बांट देते हैं। और मैं एक मुसलमान खलीफा की मिसाल देता हूँ जी। एक मुसलमान खलीफा के बच्चों ईद पर इसरार कर रहे थे कि जनाबे वाला हमने नए कपड़े लेने हैं, नए जूते लेने हैं। तो खलीफा के पास पैसे नहीं थे, वो रोज़ शर्मिंदा होते थे। तो एक दिन उन्होंने उकता के कहा कि अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखा और लिखा कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह जो है एडवांस दी जाए। अब जब कासद जो है वो पहुंचा तो वज़ीर ख़जाना ने ख़त पढ़ा और उस ख़त की बैक पे, उसकी पुश्त पे लिखा कि मैं आपको 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे देता हूँ, आप मुझे 1 महीने की ज़िंदगी की गारंटी दे दें। वाह। तो ये गारंटी खलीफा के पास नहीं थी। वो शर्मिंदा हो गए
कि आप वापस कैसे करेंगे। बिल्कुल, जिंदगी होगी तो वापस होगा। तो यही चीज़ है कि हमारे यहाँ सियासतदानों ने खरबों रुपए के कर्जे लिए और वो कर्जे माफ़ करवाते रहे। कुछ तो क्विकली ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, इंतखाबी मार्का अरूज पे है, क्या होने जा रहा है वहाँ? देखिए, वहाँ एक तो हमारे यहाँ मिथ बनी होती है कि जिसकी वफाक में हुकूमत हो वो गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के इलेक्शन पार्टी जीत जाती है। ठीक है, लोगों की वाबस्तगियाँ होती हैं, मगर हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुसलसल वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से निकले नहीं, वो बैठे हुए हैं। अब उसमें नून लीग जो है, नून लीग का अब मुकद्दर साथ नहीं देते। आज भी उनका एक उम्मीदवार भाग गया है और उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। 4, 5, 6, 7 हलकों में उम्मीदवार हैं, बाकी उनके उम्मीदवार ही भाग गए हैं। तो यकीनी तौर पे कुछ हम किसी एक पार्टी का नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन जारी है, मुकाबला पीटीआई और पीपल्स पार्टी का होगा के दरमियान और आज़ाद लोगों को मिला के गवर्नमेंट हुकूमत बनेगी। जी, बहुत शुक्रिया मज़हर बल्लाज साहब। प्रोग्राम रेड जोन की टीम को इजाज़त दीजिए। मज़हर बल्लाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर की जानिब से खुदा हाफिज़।